प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ाई के प्रति गंभीर हो चुके होंगे और नई कक्षा के लिए अपने आप को व्यवस्थित भी कर चुके होंगे। पिछले व्याख्यान में हमने निबंधों के वर्गीकरण के बारे में जाना था और बहुत से जो वर्गीकरण हमारे सामने विद्वानों द्वारा किए गए थे, उनके जैसे विचार थे, उनकी जैसी जानकारियां थी, उनका जैसा दृष्टिकोण था, उसके आधार पे अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने निबंधों को वर्गीकृत किया या निबंधों के भेद हमारे सामने रखे कि निबंधों के कौन कौन से भेद होने चाहिए। और हमारे सामने बहुत से भेद निबंधों के निकल के आए और बहुत से भेदों का तो पुनरावर्तन भी हुआ। बार बार एक ही तरह के निबंध अलग अलग वर्गीकरणों में आए। तो हमारे लिए ये सोचने का विषय है कि क्या हम उन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। ऐसा नहीं है। हमें उनमें से कुछ विशेष जो निबंध हैं, विशेष प्रकार के जो भेद हैं, उनकी जानकारी लेंगे, क्योंकि अधिकांश जो निबंधों के भेद हैं वो मूलतः इन 5-6 प्रकार के जो निबंध हम आज देखेंगे, जिसे हम मुख्य भेद कह सकते हैं निबंधों के, उनमें समाहित हो जाते हैं। और हमने पिछला व्याख्यान जब समाप्त किया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि इनमें से 5 प्रकार के निबंध जो हैं, जो भेद हैं उनके, वही प्रमुख होते हैं। जैसे पहला देखा था हमने भावात्मक निबंध, दूसरा हमने देखा था विचारात्मक निबंध, तीसरा हमने देखा था वर्णनात्मक निबंध, चौथा हमने देखा था विवरणात्मक निबंध और 5वां हमने देखा था ललित निबंध। तो इन 5 जो निबंधों के भेद हमने ये देखे हैं, इनके अंतर्गत ही बाकी सारे भेद समाहित हो सकते हैं। हालांकि जानकारी के लिए तो हमें उन सब निबंधों के भेदों का नाम इत्यादि जानकारी रखनी चाहिए हमें, लेकिन गहराई से जहाँ हमको जाना होता है वहाँ हम इन 5 भेदों के बारे में ही जानकारी लेंगे। अपने डिग्री स्तर तक इससे ऊपर जाने की आवश्यकता भी हमको नहीं पड़ती। तो हम सबसे पहले भावात्मक निबंध जो हैं उसको प्रारंभ करते हैं कि भावात्मक निबंध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या विशेषता इनकी होती है। भावात्मक निबंध मूलतः लेखक के वैयक्तिक संस्पर्श और आत्मतत्व की प्रधानता के आधार पर लिखे जाते हैं। वैयक्तिक संस्पर्श खुद का जैसा विचार है और आत्मतत्व, उसमें वो अपने आप को जोड़ के चलता है। तो इस तरह से जो भावात्मक निबंध होते हैं उनमें विचारों का आधिक्य नहीं होता और उनकी प्रेरणा का स्रोत भी विचार नहीं होता, बल्कि भाव होता है। ये भावों से अधिक प्रेरित होते हैं, न कि विचारों से। यही कारण है कि इनमें तर्क की गहनता या गहराई कम होती है और हृदय का आवेग इनमें अधिक रहता है। देखिए, तर्क की गहराई कम होती है और हृदय का आवेग अधिक होता है। इसीलिए इनमें विषय के प्रति जो रागात्मकता है और लेखक का जो व्यक्तित्व है, उसका जो संयोजन है, भीतरी संयोजन है या अंतर संयोजन है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है।
देखिए खास बात, तार्किक गहनता कम होती है, हृदय का आवेग अधिक होता है, तो उसका प्रभाव लेखन पे क्या पड़ता है कि उसमें रागात्मकता होगी और व्यक्तित्व का अंतर संयोजन होगा। अर्थात लेखक का व्यक्तित्व कैसा है वो उस निबंध पे पूरा प्रभाव डालेगा। और इस कारण से कई बार ऐसा भी होता है कि निबंधकार जिस विषय को लेकर के चलता है उस विषय से अलग हट करके भी अपनी बात कहना प्रारंभ कर देता है, अर्थात विषयांतर हो जाता है। लेकिन विषयांतर होने के बावजूद ये नहीं है कि वो पूरी तरह से भटक जाता है, बल्कि विषयांतर करते हुए भी वापिस वो मूल जो विषय है उस पर आ जाता है। ये खास बात है। यदि पूरा भटक जाए तो फिर लेखन का कोई मतलब नहीं रहता, निबंध का कोई मतलब नहीं रहता। और एक बात और है कि ऐसे निबंधों में या ऐसे निबंधों के जो मूल्य होते हैं वो सामयिक होते हैं, प्रायः सामयिक होते हैं। उस समय जो बातें सामने आती है उनको लेकर ही ये निबंध लिखे जाते हैं। कोई आगे आने वाले या बहुत पीछे से जो हमारे सामने चले आए हैं उनको लेकर के इस प्रकार के निबंध नहीं लिखे जाते। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि जिस समय ये निबंध लिखे जाते हैं और जिन लोगों के लिए निबंध लिखे जाते हैं वो लोग तो प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उनका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है। वो लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाते हैं। देखिए, भावात्मक जो बातें होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती। उस भाव का उद्रेक उस समय ही रहता है तात्कालिक तौर पर, और तभी तक वो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभाव रहता ही नहीं है, रहता तो है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव उनका नहीं रहता। ऐसे निबंधों में एक और विशेषता होती है, वो है इनकी भाषा काव्यात्मक होती है। और इसके साथ साथ साहित्यिकता का इनमें पूरी तरह से समावेश होता है। साहित्यिकता का समावेश इनमें पूरी तरह पाया जाता है। इसीलिए कई बार ऐसे निबंधों को गद्य काव्य भी कह दिया जाता है, या कुछ लोग इनको गद्य काव्य के अंतर्गत ही ले लेते हैं। और चूंकि ऐसे निबंधों में काव्यात्मक शैली का अधिक प्रयोग होता है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, तो इनमें जो काव्य का प्रभाव है, कविता का जो प्रभाव है, वो अधिक दिखाई देता है। और ऐसे निबंधों में जो शैली हो सकती है वो आमतौर पर धारा या तरंग या विक्षेप शैली पाई जाती है। ऐसे निबंध धारा, तरंग या विक्षेप शैली में ही अधिक लिखे जाते हैं। भावात्मक, जहाँ तक भावात्मक निबंधों के प्रकारों का सवाल है, क्यों भावात्मक निबंध तो बहुत से हैं, भाव तो अनेकों तरह के हैं। उनको किन श्रेणियों में बांट सकते हैं, उनको किस तरह से आगे टुकड़ों में बांटें ताकि हमको पढ़ने में, अध्ययन में सुविधा रहे, तो उनको आम तौर पर 3 प्रकार के भावात्मक निबंधों में बांटा जाता है। पहला है कल्पना प्रधान, दूसरा है अनुभूति प्रधान, और तीसरा है हास्य व्यंग्य प्रधान। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कल्पना प्रधान भावात्मक निबंधों में कल्पना का प्राधान्य रहता है, कल्पना की मात्रा अधिक रहती है। इसके विपरीत जो अनुभूति प्रधान जो काव्य निबंध होते हैं उनमें अनुभूति का, जो लेखक अनुभव करता है, उसका अधिक प्रभाव होता है। और हास्य व्यंग्य किसी भी गंभीर विषय को या हल्के फुल्के विषय को हास्य के रूप में, व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हास्य प्रधान निबंध होते हैं, व्यंग्य प्रधान निबंध होते हैं। कल्पना प्रधान जो निबंध होते हैं उनमें शब्द चित्रों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसका वर्णन इस तरह से किया जाता है कि हमारे मनोमस्तिष्क में
उस घटना का या उस विषय वस्तु का या उस भाव का एक चित्र बन जाता है। इसके साथ साथ भावुकता होती है इन निबंधों में। इनमें चेतना जो इनकी होती है वो कोमलता लिए होती है और मधुरता लिए हुए होते हैं। इनकी भाषा का जो प्रयोग है वो कोमल व मधुर होता है, और शैली जो होती है वो प्रांजल होती है। दूसरे जो भेद है निबंध का वो है अनुभूति प्रधान निबंध। इन निबंधों में कल्पना का प्रभाव या कल्पना का दबाव कम होता है। इनमें कल्पना अधिक महत्व नहीं रखती, जबकि इनमें तीव्र प्रतिक्रियात्मक अनुभूतियां होती है। अर्थात जो अनुभूति होती है उसकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए या जो प्रतिक्रियात्मक अनुभूति होनी चाहिए वो बड़ी तीव्र गति से ऐसे निबंधों में मिलती है। इसके साथ साथ बिंबात्मकता भी, अर्थात बिंब बनाए जाते हैं, वो भी इनकी विशेषता होती है। एक और विशेषता जो ऐसे निबंधों को रोचक बना देती है, पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है, वो होती है तरलता विषय की, भाषा की। उनकी तरलता निबंध को रोचक बना देती है, उसका प्रवाह बनाए रखती है, और निबंध बड़े अच्छे प्रवाह के साथ आता है और हम जिस बात को लेखक उस निबंध के माध्यम से कहना चाहता है वो समझ जाते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों में अक्सर समाज में पहला तो एक उद्देश्य तो इसका मनोरंजन होता ही है। इनको पढ़ने से आनंद आता है, मनोरंजन होता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि अक्सर कुछ बातें ऐसी होती है जो यदि हम कल्पना के आधार पे कहें या अनुभूति के आधार पे कहें या व्याख्यात्मक तरीके से कहें या समझा बुझाकर कहने की कोशिश करें तो वो उतना प्रभाव नहीं डालते। हमारा ध्यान उन बुराइयों की तरफ नहीं ले जाते, लेकिन वही बात, वही बुराई, वही अनैतिकता, वही कुरीति जब व्यंग्यात्मक रूप से हमारे सामने लाई जाती है और हम उन बुराइयों में, उन अनैतिकताओं में और उन कुरीतियों पर जब आक्षेप लगाते हैं व्यंग्य रूप में, तो तुरंत हमारे दिल को वो बात छू लेती है। परिणाम, हमारा ध्यान हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारे भीतर जो अनैतिकता प्रवेश कर चुकी है उसकी तरफ चला जाता है और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं या उसको अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये निबंध जो हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध है वो हमारी बुराइयों को, हमारी अनैतिकताओं को, हमारी कुरीतियों को हमसे दूर करने के लिए लिखे जाते हैं और काफ़ी प्रभावी इस तरह से ये रहते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो निबंध शैली के आधार पर भी इन निबंधों के 3 भेद किए जा सकते हैं। अर्थात भावात्मक निबंध एक और अन्य प्रकार से यदि हम उनको करें तो 3 भेद उसके हो सकते हैं। जो ऊपर मैंने शैलियों का प्रयोग किया है वो शैली के आधार पर धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। इन शैलियों पे विस्तार में हम नहीं जाएंगे। धारा शैली धारा की तरह चलती है और तरंग शैली तरंग की तरह चलती है और विक्षेप शैली जहां भावों का विक्षेपण होता जाता है, कभी भाव ऊपर कभी नीचे। तरंग शैली में एक बार नीचे एक बार ऊपर, थोड़ा थोड़ा, और धारा शैली में लगभग प्रवाह बराबर चलता है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध धारा शैली के अंतर्गत लिए जा सकते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों को हम तरंग शैली के अंतर्गत रख सकते हैं। तो वियोगी हरि के निबंधों को विक्षेप शैली के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाव प्रधान जो शैली, भाव प्रधान जो निबंध होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषता होती है। हम इसको एक बार पुनः अब देख लेते हैं
कि भाव प्रधानों में भावों की प्रधानता होती है, इनमें विचार अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। चूंकि भावों की इसमें प्रधानता होती है तो इसमें निश्चित रूप से वैयक्तिक संस्पर्श और आत्म तत्व की प्रधानता आपको मिलेगी। तर्क की गहराई कम होगी और हृदय का आवेग अधिक होगा, और उसका एक और प्रभाव होगा कि रागात्मकता इसमें अधिक होगी और व्यक्तित्व भी उसके साथ जुड़ के चलेगा। व्यक्तित्व लेखक का अलग नहीं हो सकता। और जब भाव का प्रवाह चलता है तो कई बार विषय से भटक जाता है लेखक, वो भी अर्थात विषयांतर भी इसमें मिलता है, लेकिन पूरी तरह भटक के वो नहीं जाता, वो वापिस अपने मूल मुद्दे पर, मूल भाव पर आ जाता है। और एक और इनका प्रभाव बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता ऐसे निबंधों का, बल्कि जिस समय जिस विषय को लेकर के कही जाते हैं वहीं तक इनका प्रभाव सीमित रहता है और काफ़ी तीव्र रहता है। लेकिन जो जो समय निकलेगा वैसे वैसे इनका प्रभाव कम होता जाएगा। भाषा भी निश्चित रूप से जब भाव प्रधान होगी तो काव्यात्मकता भी उसमें आ जाएगी, इसलिए इनको गद्य काव्य भी कई लोग कह देते हैं। और शैली वगैरह का हम चर्चा कर ही चुके हैं। मूलतः 3 प्रकार की शैलियों में लिखे जाते हैं और इसी 3 प्रकार के भेद भी इनके माने गए हैं, धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। और इसी प्रकार से हम दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं इनका, उसमें हम जिन चीज़ों का प्राधान्य उस भावों के साथ होता है, जैसे कल्पना का यदि अधिक प्रयोग किया जाता है तो वो कल्पना प्रधान होंगे, अनुभूति का अधिक प्रयोग होता है तो वो अनुभूति प्रधान होंगे, और जहाँ हास्य व्यंग्य का प्रयोग करके किसी बात को चुभते तरीके से कहा जाए तो वहाँ हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध हो जाता है। तो आज हम अपने इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। कल या अगले व्याख्यान में हम आगे जो हमारे बचे हुए हैं निबंधों के भेद, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।